ट्रिक्स में तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी पेड एग्जाम 2023 के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि देख सकते हैं कि आपके चक्षु प्रकाशन का ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस सेट है। आपके परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाला ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके सिलेबस पर आपका आधारित है। 2021-2022 की परीक्षाओं में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपके सेम टू सेम देखने को मिले हैं। याद रखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं, है ना, जिससे पता चल पाए कि नहीं हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रैक्टिस सेट में जो आपके हैं वो कैसे क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर तरीके से मिलेगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैथ का देखा जाए तो मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, जीएस के भी क्वेश्चन आपके होंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर के साथ साथ आपको डिस्क्राइब भी देखने को मिलेगा और शॉर्ट तरीके से यहाँ पर देखो समझाया भी गया है, जैसे मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया, है ना, ये अच्छी तरीके से आपको दिया गया है। तो आप लोग इस बुक को मार्केट से मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की गाइड भी आती है। अगर आप बुक अभी तक नहीं लिए हैं मार्केट से तो आप लोग बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक के बिना कोई भी टारगेट अधूरा होता है, इसलिए बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से लगाइए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 1775 और 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था। मतलब जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसका परिणाम पूछा गया था, इसका परिणाम क्या हुआ था। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए आपका जवाब बनेगा, आपका ये हो जाएगा ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा जो ब्रिटिश थे ये युद्ध क्या हो गए थे, जीत गए थे। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। इसमें से अंग्रेजों की विजय हुई थी, क्या इनमें से अंग्रेजों की विजय हुई थी। और दोस्तों 1782 में एक संधि की गई थी, संधि एक है आपकी सालबाई की संधि। कौन सी, सालबाई की संधि इसी समय हुई थी, सालबाई की संधि, ठीक है ना। सालबाई की संधि के तहत युद्ध आपका समाप्त हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था इसमें से कौन सी संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था, तो आपकी सालबाई की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम इनमें से कौन सा है। चलिए 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम आपसे पूछा गया है। तो ये बताइएगा कि वांडीवास का युद्ध दिया गया है, क्या वांडीवास का युद्ध दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक युद्ध और हुआ था आपका अंबर का युद्ध। क्या हुआ था, अंबर का युद्ध। ये लड़ा गया था आपका 1749 में दोस्तों, 1749 में लड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लासी का युद्ध है, फिर वांडीवास का युद्ध है, फिर आपका यहाँ पर बक्सर का युद्ध है। क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1757 को हुआ था, है ना। वांडीवास का युद्ध आपको मालूम होगा 1760 को लड़ा गया था, 1760 को लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध आपका था 64 में, कब, आपके 1764 में। अब आप ही देख सकते हैं कि जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम इनमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देना है। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए और आपका जवाब देखिए, आपका जवाब आ रहा है आपका डी नंबर है, मृतकों का टीला। दोस्तों क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो आपका है ये सिंध प्रांत के लरकाना, ठीक है, लरकाना जिले में आपका स्थित है, आपका है, जिसका सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला, द डेड ऑफ माउंटेन। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ये बताइएगा जो सत्यमेव जयते है ये आपके किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए 4 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, मुंडक उपनिषद हो जाएगा। क्या, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है आपका हो जाएगा। सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की सदा विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की सदा विजय होती है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था। आपका जवाब क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था। जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब देते रहिए।
चलिए देखिए 5 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर। दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नहीं बनेगा, पुर्तगाली था, कहां का था, पुर्तगाल, जो कि ऑप्शन है अपन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये 1498 में एक समुद्री मार्ग की खोज करके ये आपके अंतरी अर्थात केप ऑफ गुड होप के माध्यम से ये आपके कालीकट अर्थात केरल में पहुंचा था और वहां का राजा था आपका जमोरिन, जिसने बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत भी किया था। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपसे दिया गया है, आपसे दिया गया है संस्था और यहाँ पर दिया गया है संस्थापक। कौन सी संस्था के संस्थापक कौन है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर देखेगा, देखो यहाँ पर जो दिया गया है आपसे कह रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932। दोस्तों ये महात्मा गांधी से जुड़ा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। दलित वर्ग मिशन समाज 1906, ये वी आर सिंधे से जुड़ा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बहुजन समाज 1910, ये मुकुंदराव पाटिल से जुड़ा है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, ये वी आर अंबेडकर से जुड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। अर्थात इसमें जो आपका दिया गया है ना, पूरा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाए। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 7 का ऑप्शन है, यहाँ पर हो जाए आपका रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना किसी मुकदमा, किसी बिना, है ना, उन्हें वकील बिना दलील के ही सबको इकट्ठा करके या सबको कैद कर रहे थे। ये रॉलेट एक्ट अधिनियम में आपका था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। मतलब ये था कि जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। और इसके बाद क्या हुआ था, इसका परिणाम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध जो है रॉलेट एक्ट के विरोध से ही आपका जुड़ा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में शुरू किया था, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 8 का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा जेम्स हिक्की, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कि भारत में पहला समाचार पत्र जो कि आयरिश व्यक्ति, ये आयरिश व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इन्होंने शुरू किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ऑप्शन हो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और एक पॉइंट और होता है कि 1780 में, क्या 1780 में बंगाल गजट नाम से भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र लॉन्च किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम जो कि यहाँ पर मिलान करना है, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये आपके कौन, ताराचंद है, यहाँ पर फर्स्ट इसका हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इसका भी आपका है। और इसी के साथ यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये आपके जुड़े आपके के दत्ता, के दत्ता होंगे, कौन से भाई, के दत्ता आपके यहाँ पर आपका 4 में है, कहां पर है आपके 4 में है। यहाँ पर दिया गया है प्रोसेप्ट ऑफ जीसस, ये जुड़े हैं आपके राजा राम मोहन राय से, किसे, राजा राम मोहन राय से, इसका 3rd हो जाएगा। और आवर इंडिया मुसलमान से जो कि आपके डब्ल्यू हंटर, तो यहाँ पर देखिए इसका 2 हो जाएगा। अर्थात इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 1 4 3 2, क्या बनेगा, 1 4 3 2 बनेगा दोस्तों, 1 4 3 2 इसका बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन जो बन रहा है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में कह रहा आपसे कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, बताइएगा भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, किसने, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और इसका जो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संसार की छत किसे कहा जाता है, संसार की छत किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पामीर के पठार को कहा जाता है, क्या हो जाएगा, पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहते हैं, क्या, यहाँ पर एक प्याज जगता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एक जंगली प्याज है ना उगता है यहाँ पर, तो इसके नाम पर इसे प्याजी पर्वत भी कहते हैं, क्या, इसे प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बताना इसे प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है ये भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु इनमें से कौन सा है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछा गया है, तो दोस्तों पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर में
डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए पश्चिमी बिंदु है तो आपका 68 पूर्व गुजरात में आपके हैं गौर माता, क्या हो जाएगा गौहर माता या गौर माता के नाम से जानते हैं, है ना। वहीं पर देखा जाए पूर्वी बिंदु में तो पूर्वी बिंदु क्या होता है, पूर्वी बिंदु होता है आपका 97°25 पूर्वी देशांतर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़े क्वेश्चन आपसे दिया है अरावली पहाड़ियां या अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा अरावली जो आपकी श्रेणी है ये आपके किस राज्य में है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में, है ना। ये सबसे विश्व में सबसे पुरानी आपकी पहाड़ियां हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए 14 नंबर की अगर बात किया जाए तो परियोजना है और आपका राज्य दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए 14 वाले में देख लेते हैं। पहला दिया गया है जवाहर सागर परियोजना, तो जवाहर सागर परियोजना जो कि आपके राजस्थान से है, पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है। नागार्जुन सागर आपका दिया गया है, नागार्जुन ये आपकी कृष्णा नदी में और आपसे आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। शिव समुद्रम दिया गया है केरल में दोस्तों, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है वो आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। वहीं पर जो गांधी सागर है, गांधी सागर ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश पर है, ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश पर है, तो ऑप्शन सी वाला आपका गलत था दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां पर हुई थी। चलिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां पर हुई थी, यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। देखिए 15 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा तारापुर, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तारापुर संयंत्र ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, जो कि आपके पालघर महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में और भी आपके हैं परमाणु ऊर्जा, जैसे काकरापारा गुजरात में है, कायगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और भी आपके हैं, लेकिन ये भारत का क्या था पहला था दोस्तों, याद रखिए। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित योजनाओं में से कह रहा है कार्यक्रम का मेल कीजिएगा, यहां पर आपसे मेल करना है, बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे 16 दिया गया है ना, तो 16 वाले में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी है इसे हम ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, तो कम से कम कुछ तो आपको याद ही हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सामुदायिक विकास हुआ था, सामुदायिक विकास यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। द्वितीय योजना जो कि आपके 56 से 61 तक चली थी, तीव्र औद्योगिकरण हुआ था इसमें, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तृतीय योजना जो कि आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना था, आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। चतुर्थ योजना में क्या हुआ था, स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास था, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और पंचम योजना में क्या था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला गया था, यहाँ पर 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, आपका बन रहा है 2 1 3 5 4। पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है ना। तो इसको ले लीजिए और इसके बाद आंसर भी मिलान करना है 2 1 3 5 4, 2 1 2 1 2 1 3 5 4। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन बन गया है भाई, डी नंबर बन रहा है। देखिए डी नंबर आपका राइट हो गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। दोस्तों 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए मुक्त व्यापार मतलब होता है कि निर्यात और आयात में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं सबसे अच्छा मुक्त व्यापार, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। गोल्डन हैंड शेक जो आपकी स्कीम है ये किससे संबंधित है, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 18 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है। किससे है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके तहत क्या होता है कि भुगतान जो न होता है नगद, है ना, स्टॉक जो होते हैं विकल्प होते हैं अनुबंध में होते हैं, तो यहां पर जो आंसर आपका है आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है।
चलिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो आपका IBRD। किसके द्वारा? तो आपके IBRD के द्वारा ये कह सकते हैं प्रकाशन आपका होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है सरकार का वार्षिक राजस्व। नहीं दोस्तों, यहाँ पर दिया सार्वजनिक नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा उत्पाद कार्यों का योगफल। क्या होता है? उत्पाद कार्यों का पूरा जो योगफल होता है यही एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब एक साल में क्या होता है कि देशों से अर्जित की हुई जो आपकी कह सकते हैं मनी होती है ना, वही होती है राष्ट्रीय आय। लेकिन इसमें क्या होता है, विदेशों से अर्जित की गई आय को भी सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, है ना, इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के काम में शामिल किया गया था, जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ऑप्शन बनेगा आपका 21 नंबर में क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये बताइएगा कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और साथ में और भी आपके जो मॉडल पेपर है वो भी सोल्व कराए गए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हर एक प्रकाशन के मॉडल पेपर आपको अपने इस चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो हर एक प्रकाशन आप पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रकाशन नहीं है जो आपको ना मिले, सब प्लेलिस्ट आपकी बनी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 22 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए संघीय सरकार क्या होता है कि जो आपका संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम से जानते हैं, संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? चलिए दोस्तों बताइएगा कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, है ना, और आपके उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए, है ना, तो भाई ऐसी स्थिति में जो आपकी इस पद में होगा वो कौन सा होगा? तो 23 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसी कोरोना जैसी महामारी आ गए, है ना, कोरोना जैसी महामारी आ गई, ना राष्ट्रपति मौजूद है, ना ही आपके उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, और ना ही आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, ये सभी क्या हो गए हैं? निपट गए हैं कोरोना में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अदर आपके न्यायाधीशों में जो आपका बुजुर्ग होगा, है ना, वरिष्ठ होगा, उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? बना लिया जाएगा। तो ऐसा तो यहाँ पर कोरोना आएगा नहीं कि बिल्कुल सबको समेट के चला जाए, है ना, सबको तो समेट नहीं पाएगा। तो भैया यहाँ पर जो वरिष्ठ होगा उसी को रखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? यहाँ पर बताइएगा कि राज्यसभा कब भंग की जाती है, आपको बताना है। तो दोस्तों 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? 5 वर्ष बाद, या राष्ट्रपति के शासन में, या संकटकालीन स्थिति में, या राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है? तो दोस्तों आपको बताया गया होगा कि जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा दोस्तों, डी लगाना है। ये कभी भी भंग नहीं होती दोस्तों, याद रखिए, स्थायी सदन होता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों बताइएगा कि जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है तो क्या कहलाता है? दोस्तों 25 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। इसे बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। और याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित और निर्वाचन क्षेत्र में कभी कभी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की निगरानी जो करते हैं वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर ही उत्तरदायी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का भार जो होता है ना, यहाँ पर बताइए मानव शरीर का जो भार होता है ये कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है? और ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ाया है, देख सकते हैं आपका जवाब फिर से यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ध्रुवों पर अधिकतर होता है, हमने आपको बताया था कि ये आपकी प्यारी सी पृथ्वी है ना, ये भारत माता की जय। और यहाँ पर देखो बीच में आपकी विषुवत रेखा जाती है जहां पर एरिया क्या होता है? गर्म होता है, और ध्रुवों में आप क्या होता है? ठंडा होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्रुवों पर जाएंगे तो इसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? भार बढ़ेगा, अर्थात ध्रुवों पर भार ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम ध्रुव से यहाँ पर विषुवत में आएंगे तो भार घटता जाएगा, और यहाँ पर सबसे कम भार होगा। कहां पर? यहाँ पर सबसे कम भार होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि
कि करोड़ पर, तो करोड़ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है दोस्तों ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों 27 नंबर में। तो आप क्या बताएंगे इसमें? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्या अनंत होती है? इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। समतल दर्पण पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है ना, और दर्पण के पीछे होता है और आकार में वस्तु के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि समतल दर्पण में अगर अपना पूरा बॉडी देखना है, मान लीजिए कोई ये शीशा है ना, यहाँ पर अपना चेहरा देख सकते हो आप लोग, है ना, जितने लोग जुड़े हो तो इसमें चेहरा देख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, अगर अपना पूरा शरीर देखना है तो क्या करोगे? तो यहाँ पर अगर आप 6 फीट के हो तो कम से कम ये 3 फीट का शीशा होना चाहिए। कितने? ये 3 फीट का शीशा होना चाहिए, तब आपको पूरा शरीर आपको दिखाई देगा। मतलब ये हुआ कि शरीर के लंबाई का आधा होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइएगा कि सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। 28 नंबर देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा हीलियम। कौन? हीलियम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि हल्की गैस होती है और हीलियम से भी हल्की होती है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन गैस होती है क्या, ये विस्फोटक प्रकार से होती है, इसलिए आपकी रगड़ खाती है तो ये विस्फोटक हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? दोस्तों आरडीएक्स जो आपका है इसका अन्य नाम पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आरडीएक्स के एक अन्य नाम क्या होता है 29 नंबर में? दोस्तों 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इसे बोलते हैं साइक्लोनाइट। क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोलते हैं। और जो आरडीएक्स होता है ये सफेद रंग का एक ठोस विस्फोटक होता है और आरडीएक्स का रासायनिक नाम होता है साइक्लोमेथिल टिट्रीमाइन, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है। दोस्तों यहाँ पर डोनर अर्थात मतलब देने की बात हो रही है, और जब देने की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर रक्त समूह हो जाएगा? यहाँ पर ओ वाला हो जाएगा। ओ भी वो में कैसा होगा? माइनस होगा। कैसा होगा? ओ में कैसा होगा? माइनस वाला होगा। ये होता है क्या? दाता होता है। माइनस वाला लगा होगा अगर ऑप्शन में तो माइनस लगाना है, प्लस नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाग्राही, है ना, एक्सेप्ट वाला, तो एक्सेप्ट वाला होता है ए बी, है ना। क्या होता है? ए बी। लेकिन ए बी क्या होता है? प्लस में होता है। ए बी होता है वो आपके प्लस में होता है। दोस्तों दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है ना। यहाँ पर डोनर क्या होता है? जब दिया जाता है तो माइनस हो जाएगा और एक्सेप्ट किया जाता है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे भी आपको रट लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे संहार का संविच्छेद इनमें से क्या है? संहार का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करते रहिएगा, है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। चलिए, कह रहे संहार का सही संविच्छेद क्या है 36 नंबर में? तो 36 का ऑप्शन है समधनहार। क्या बनेगा? समधनहार। देखो यहाँ पर जो आपका अंक की बिंदी है कहीं ना कहीं वो आधा माह में कन्वर्ट होगी, और आधा माह की कन्वर्ट होगी, इसका मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, समधनहार हो जाएगा। अगला है मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? मूर्त शब्द का विलोम 37 नंबर में। तो दोस्तों 37 का ऑप्शन आपका अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमूर्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची है? पुत्री का पर्यायवाची अच्छा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपका छुपा था बेचारा, नहीं शब्द आपका है। तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा 38 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में देखिए, कह रहा है दुहिता होता है ना, तनया होता है, सुता होता है, लेकिन दौहित्र नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। दौहित्र पुत्री का नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका जो जवाब बनेगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भविष्य में होने वाला के लिए शब्द क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाला के लिए क्या बोलते हैं आपको 39 नंबर में? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा क्या? ए नंबर हो जाएगा भावी। क्या होता है? भावी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दिन और दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? दिन और दिन 40 नंबर बताइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिन मतलब होता है दिवस और दिन मतलब होता है गरीब दुखिया, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या बताइएगा। चलिए बताइएगा भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो आप जवाब क्या देंगे? जब यहाँ कुल बता दिया जाए दोस्तों, क्या जब यहाँ पर कुल दिया गया है तो कुल के हिसाब से दीजिएगा। जब आपसे यहाँ पर केवल पूछे कि भारत के पड़ोसी देश, तब आप क्या देंगे? जब कुल लगा दिया इसका मतलब आपका बचपन का सपना एमबीए जो आपके 7 थे, प्लस यहाँ पर 2 और जोड़ दिए जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर 9 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 में जो आपके श्रीलंका भी है और मालदीव है, इनको भी यहाँ पर जलीय सीमा के साथ ऐड कर लिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
ठीक है ना। ये दक्षिण में कह सकते हैं द्वीपीय देश है, इनको द्वीपीय देश कहा जाता है, श्रीलंका और मालदीव को कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी क्या है 62 नंबर में। तो दोस्तों सूडान की राजधानी बताइए जल्दी से। चलिए, सूडान की राजधानी यहाँ पर देना है आपको, फटाफट जवाब देते रहिए, जितनी फास्ट आप जवाब देंगे उतना ही जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व भी होगा। दोस्तों यहाँ पर जो 62 नंबर आपका है तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सूडान का, सूडान 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 अफ्रीका के उत्तर में है। देखते हैं यहाँ पर जो आपका 62 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। क्या है दोस्तों, खार्तूम इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, खार्तूम हो जाएगा, ठीक है। और सूडान जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में आपका स्थित देश है दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यहाँ पर कौन सा है दोस्तों। 63 का ऑप्शन क्या है, तो 63 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और धनखड़ जी वर्तमान में आप जानते हैं जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़, वही आपके इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था, ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। यहां पर देखिए 64 नंबर में, और 64 का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा, 64 नंबर में। 64 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका 2009 में रूस में हुआ था, 2009 ये रूस से आपकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 64 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और ब्रिक्स मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ पर ब्राजील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से यहाँ पर चीन हो जाएगा, और एस से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर शामिल है। और अभी हाल ही में एक करंट में अपडेट आया है कि यहाँ पर अन्य 2 देशों को भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव यहाँ पर जारी किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चिल्का झील किस राज्य में है, चिल्का झील किस राज्य में है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चिल्का झील कहाँ पर है, आपके उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लैगून एरिया है ना। मतलब लैगून मतलब होता है जो समुद्री किनारा होता है, समुद्री के किनारे जो भी झील होती है उनको लैगून कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो पानी होता है रिस रिस करके इन झीलों में आता है, और इस झील का पानी धीरे धीरे बाहर जाता है। तो ये झीलें कभी कभी खारे पानी की हो जाती हैं और कभी कभी मीठे पानी की भी हो जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर 1981 में, कब 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल भी किया गया था दोस्तों। ये पहला भारतीय आर्द्रभूमि है, कौन, चिल्का झील भारत की पहली आर्द्रभूमि है जिसे नामित किया गया था 1981 में। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी झील के पास एक द्वीप आपका है कलिजाई मंदिर, कौन है, कलिजाई मंदिर इसी झील के पास एक द्वीप पर आपका स्थित है, कलिजाई मंदिर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पंडित भीमसेन जोशी के जो संबंध है ये किससे है, पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है किससे है। तो 66 का ऑप्शन सी हो जाए आपका हिंदुस्तानी गायन से है, किसे, हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है दोस्तों, जो कि किराना घराने से है। कहां से हैं, किराना घराने से, किराना घराने से हैं। और इनके द्वारा गाया जाने वाला जैसे कल्याण हो गया, मियां की टोड़ी हो गया, पुरिया हो गया, इन रागों के लिए इन्हें याद किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये किस प्रदेश में आपका है। विष्णुपुर जो कि आपके टेराकोटा मंदिरों के लिए, दोस्तों यहाँ पर टेराकोटा शब्द बोला जाता है जो पक्की ईंटों के मंदिर, ईंटें होते हैं उन्हें कहा जाता है, या पकी हुई जो कच्ची जो आपकी ईंट होती हैं या कच्चे घड़े हैं, इनको जब पका दिया जाता है इन्हें टेराकोटा कहते हैं, है ना। और आपका जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपका है गोरखपुर बहुत जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 67 का जो ऑप्शन दिया गया है, 67 में ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कि विष्णुपुर जो कि टेराकोट मंदिर के लिए है ये आपके पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। ये बंगाल के बांकुड़ा जिले में है, बांकुड़ा जिले में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी किस राज्य से हैं। चलिए बताइएगा, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, है ना, अन्ना चांडी ये किस राज्य से हैं। तो 68 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये आपके केरल से संबंधित है। कहां से, आपके केरल से, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। ये 1959 में केरल हाईकोर्ट की जज बनी थी, कब, 1959 में ये केरल हाईकोर्ट की जज बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। और वह कानून की डिग्री लेने वाली केरल की पहली महिला भी बनी थी, याद रखिएगा कि कानून की डिग्री लेने वाली केरल की पहली महिला बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए बताइएगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में तो दोस्तों यहाँ पर हॉकी हो या फुटबॉल हो या आपका मैच हो, सब में क्या होते हैं, 11-11 होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलो हम आप लोगों की परीक्षा ले लेते हैं, देख लेते हैं आपकी कितनी तैयारी है। ये बताइएगा 9 प्लेयर किसमें होते हैं, 9 प्लेयर किसमें होते हैं, आप लोग बताइएगा 9 जो प्लेयर होते हैं वो किसमें होते हैं। किसी को याद है, अगर याद है तो जल्दी से बताइए कि 9 प्लेयर जो होते हैं वो किसमें होते हैं, जल्दी से बताइए।
9 प्लेयर होते हैं किसमें, ये बताइएगा। कबड्डी दोस्तों यहाँ पर कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7। ऐसे याद रखा करिए कि जब कबड्डी खेलते हैं ना तो क्या होता है, इधर से बोलते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो इधर प्लेयर होते हैं सब साथ में घूम घूम के आते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, साथ में घूमते हैं साथ में, तो इसका मतलब 7। जो कबड्डी में होते हैं दोस्तों वो आपके 7 होते हैं। लेकिन खो खो में क्या होता है, सब लाइन में बैठे होते हैं, है ना। और खो खो जब लिखा जाता है कुछ ऐसे लिखा जाता है, कुछ ऐसे लिखते हैं खो खो, है ना। ये ट्रिक आपकी होती है खो खो वाले, कैसे याद रखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे खो खो लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर देखो खो खो में 9 बन गया ना, तो खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फुटबॉल में 11 होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं दोस्तों। आइस हॉकी में, तो आइस हॉकी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, आइस हॉकी में 6 आपके होते हैं। पोलो में 4 होते हैं, क्या पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। देखिए 4 आपका बना है ना, पोलो में 4 होते हैं। लेकिन वाटर पोलो में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, रट गए सभी, चलिए आगे बढ़िएगा। यहां पर दिया गया ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, यहां पर जवाब देना है। कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी 70 नंबर में दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा जोसेफ फोरियर। कौन है, जोसेफ फोरियर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 216 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात एमसी मैरी कॉम और आपके फरहान अख्तर, इनको याद रखिएगा कि मुक्केबाजी चैंपियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया है। तो दोस्तों ये क्या है कि जो भारतीय तटरक्षक क्षेत्र है ना, हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा के लिए चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है। और ये किया गया है कहां पर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके कोलकाता, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है। चलिए 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी जो दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरबीआई ने दिया है। किसने दिया है, याद रखिए आरबीआई ने दिया है ना, जो आपके रुपए में व्यापार कर सकते हैं यहाँ पर 18 देशों में, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। चलिए बताइएगा, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो चुना गया है किसे चुना गया है। 219 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, याद रखिए शिव शंकरी। किसे चुना गया है, शिव शंकरी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है। GPT-4 की जो घोषणा किया है वो किसने किया है। यहाँ पर देखिए 220 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ओपन एआई, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है। मैत्री पाइपलाइन है और ये शुरू की गई है, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, भारत बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण है और ये स्थापित किया जाएगा कहां पर है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, याद रखिए दक्षिण कोरिया। क्या बनेगा, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए 223 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर शक्तिकांत दास। क्या बनेगा, शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहां खोला गया है। देखिए 224 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा ये 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग है T5, इसको यातायात के लिए खोला गया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है और ये की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिए राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान, इसका जो आंसर है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है। तो दोस्तों ये क्या है, मिशन लाइफ कार्यक्रम है और ये आयोजन किस देश में किया गया है। 226 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बांग्लादेश। कहां पर है, बांग्लादेश, आपका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद स्थित यहाँ पर सव्या रोबोटिक डेवलपमेंट्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है। देखिए यहाँ पर 227 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 227 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
एक्सोस्केलेटन, क्या हो जाएगा एक्सोस्केलेटन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। ये स्वदेशी आपका चौपाया रोबोट विकसित किया गया है, इसका नाम है एक्सोस्केलेटन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। 228 को ऑप्शन देना है। देखिए 228 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, याद रखिएगा 7। कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। चलिए 229 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर 229 ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 229 का जो ऑप्शन है इनमें से डी हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या रेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। देखिए 230 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, आपके भूटान में। कहां पर, भूटान, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है ए हो जाएगा, याद रखिए बेंगलुरु, अर्थात याद रखिएगा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके किस में, आपके गद्यांश में। और गद्यांश में जो आपका दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। और ऐसा हमने गद्यांश दोस्तों बहुत पढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा दिया है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है ना, क्या आ गया है। यहाँ पर 71 नंबर में तो आप कहेंगे कि सर इसके बीच में क्या आ गया है, यहाँ पर बाजार आ गया है, सी नंबर हो जाएगा बाजार हो जाएगा। और अगला दिया गया है पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था। बताइए कि पुराने समाज में कला की जो सुरक्षा का दायित्व दिया गया था वो किसे दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका समाज है, समाज ऑप्शन है आपका डी नंबर। कला का क्षेत्र का जो संकुचन, इसका आशय क्या है, कला का जो क्षेत्र है ये संकुचित हो रहा है, इसका आशय क्या है। तो 73 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर दोस्तों, कला का जो दायरा है वो सीमित हो रहा है। अगला दिया गया है अजनबीपन का आशय क्या होता है। अजनबीपन का आशय क्या होता है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर होता है एकाकीपन। क्या होता है, एकाकीपन होता है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। और अगला है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो 75 का ऑप्शन है आपका कला से पूंजीवाद। कला से पूंजीवाद थोड़ा ही पढ़ा है, थोड़ा पढ़ने से ही आपका हो जाएगा। और इसके बाद देखो दिया गया है ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोग को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहां सुनने वाले मिले कि सबसे दिल गुबार निकालने का मौका मिले, है ना। ईर्ष्या वाले जो होते हैं वो जलते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया ईर्ष्या का काम क्या होता है, ईर्ष्या का काम क्या होता है। चलिए ईर्ष्या का काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जलाना। क्या होता है, जलाना। ऑप्शन में आपका सी नंबर है। गद्यांश में ध्येय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्येय मतलब होता है यहाँ पर क्या लक्ष्य होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है। अगला है गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्तियों की यहाँ पर क्या होती है, ईर्ष्याल व्यक्तियों की होती है खिल्ली उड़ाई गई है। क्या मतलब ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होते हैं उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। और अगला दिया गया है अपव्यय का क्या अर्थ होता है। अपव्यय मतलब होता है दोस्तों कम खर्च वाला, कम खर्च वाला। यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर फिजूल खर्च है। क्या अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्च। यहाँ पर जो आंसर आपका है आपका फिजूल खर्च हो जाएगा। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया था आपका ईर्ष्या दिया गया था। क्या ईर्ष्या दिया गया था। तो इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो। धन्यवाद, जय हिंद।